नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन गद्य की पाठ योजना के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। गद्य शिक्षण का सामान्य परिचय और गद्य शिक्षण की शिक्षण विधियां जो अपन ने कंप्लीट कर ली हैं, आज गद्य शिक्षण की पाठ योजना को देखेंगे, जिससे एक प्रश्न आने की संभावना जो है एग्ज़ाम में रहती है। तो गद्य शिक्षण की पाठ योजना के देखें तो 3 अंग हैं दोस्तों। वाचन है, व्याख्या है और विचार विश्लेषण है। वाचन में आदर्श वाचन होता है अध्यापक के द्वारा। अनुकरण वाचन जो होता है वो अध्यापक के नेतृत्व में छात्रों के द्वारा होता है। फिर एक और अनुकरण वाचन होता है जो छात्रों के नेतृत्व में छात्रों द्वारा होता है। और फिर एक मौन वाचन होता है। इसी क्रम में व्याख्या में देखें तो व्याख्या वाला जो पार्ट, इसमें सर्वाधिक समय लगता है। आपके किसमें? गद्य की पाठ योजना में सर्वाधिक समय लगता है व्याख्या वाले पोर्शन में। इसमें अशुद्धि संशोधन का कार्य होता है, काठिन्य निवारण का कार्य होता है। दोनों कार्य अध्यापक के द्वारा ही होते हैं। विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग ज़्यादा समय यहीं लगता है। ठीक है, तो काठिन्य निवारण के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे आपकी उद्बोधन विधि है, ये तो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। उद्बोधन विधि को अर्थग्रहण विधि भी बोल सकते हैं। इसके अलावा प्रवचन विधि या फिर कथन विधि, ये आपकी उच्च स्तर के लिए उपयोगी होती है। किसमें? काठिन्य निवारण में। तो दोस्तों, ये 2 अंग हो गए। और तीसरा अंग है गद्य की पाठ योजना का, वो है विचार विश्लेषण। तो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न इसमें किए जाते हैं, जिससे बच्चे ने जो पाठ पढ़ लिया है उसके ऊपर उसके क्या विचार हैं, वो अपने विचार रखेगा। उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 अंग जो हैं इसमें होते हैं, वाचन, व्याख्या और विचार विश्लेषण। अब देखते हैं दोस्तों, गद्य शिक्षण की पाठ योजना तैयार कैसे की जाती है। तो पाठ योजना तैयार करने के लिए सबसे पहले पूर्व ज्ञान परीक्षण किया जाता है बच्चों का, प्रश्नों के माध्यम से कि पहले की कक्षाओं में उसने क्या पढ़ा। फिर प्रस्तावना आती है। प्रस्तावना 5 प्रश्न आपको मैंने बताया था। 5वां प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे कि टॉपिक का नाम निकल के आए और फिर उस टॉपिक को अपन उद्देश्य कथन में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आदर्श वाचन होगा। 2 से 3 बार ये आदर्श वाचन होता है। और श्रवण कौशल का इससे बच्चों का विकास होता है, क्योंकि आदर्श वाचन जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है और बच्चे केवल सुनते हैं। तो 2-3 बार आदर्श वाचन होने के बाद जो है शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाएगा और बच्चे सुनेंगे, तो श्रवण कौशल का विकास इसमें होता है। फिर अनुकरण वाचन, तो शिक्षक के नेतृत्व में छात्रों के द्वारा होता है। श्रवण व भाषण दोनों कौशलों का इसमें विकास बच्चों का होता है। बाकी बच्चे सुनते हैं एक एक से इसमें श्रवण और भाषण का इसलिए विकास होता है क्योंकि पहले शिक्षक की सुनते हो, उसके बाद पीछे पीछे अनुकरण करते हुए बोलते हैं। तो भाषण कौशल का भी विकास हो गया और श्रवण कौशल का भी इसमें विकास होता है। फिर अनुकरण वाचन दोबारा से ये होता है छात्रों के नेतृत्व में, छात्रों के द्वारा। तो इसमें एक छात्र आगे खड़ा होकर के बोलेगा, उसके पीछे पीछे बाकी छात्र भी बोलते हैं। तो इसमें भी श्रवण और भाषण कौशल दोनों का विकास होता है और वाचन कौशल का भी इसमें विकास होता है। अगर दोस्तों बात करें उसके बाद अशुद्धि संशोधनम होता है। अशुद्धि संशोधनम का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक के द्वारा किया जाता है। ये दोनों अशुद्धि संशोधनम और काठिन्य निवारण किसके अंग हैं? व्याख्या के अंग हैं। और अशुद्धि संशोधनम अध्यापक के द्वारा होता है। इसमें अनुवाचन, अनुकरण वाचन दोनों में जो भी अशुद्धियाँ बच्चों ने बोलते समय की हैं, उन अशुद्धियों का संशोधन यहाँ पे किया जाता है। काठिन्य निवारण का है, पाठ में आए कठिन पदों का अनेक विधियों से अर्थ स्पष्ट करना। यानी पाठ में ऐसे शब्द आ जाएं जिनका अर्थ अपने को समझ में नहीं आया, बच्चे को समझ में नहीं आया है, तो विभिन्न विधियों का प्रयोग करके, जैसे उद्बोधन विधि का प्रयोग करते हैं निम्न स्तर की कक्षाओं के लिए और कथन विधि का उपयोग करते हैं उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए। गद्य पाठ योजना में सर्वाधिक समय जो है वो काठिन्य निवारण में ही अपन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा अपने को ये ध्यान में रखना है कि गद्य पाठ योजना में कौन से पद में सर्वाधिक समय लगता है। अगर आपको ये 3 ऑप्शन में मिले, आपका वाचन, व्याख्या और विचार विश्लेषण, तो यहाँ पे व्याख्या लगाइएगा। और अगर आपको जो है काठिन्य निवारण, अशुद्धि संशोधनम, अनुकरण वाचन, इनमें अगर लग आए तो आपको काठिन्य निवारण जो है वो लगाना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं बोध प्रश्न। अपने काठिन्य निवारण के बाद होते हैं बोध प्रश्न या पाठ प्रवर्धनम। तो अध्यापक विषयगत प्रश्न इसमें क्या करता है? छात्रों से पूछता है, या खंडान्वय विधि का जो प्रयोग किया जाता है। अब खंडान्वय विधि क्या है, ये मैं आपको पद्य शिक्षण में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको आगे अपन देखेंगे।
अभी के लिए बोध प्रश्न किसके द्वारा किए जाते हैं? शिक्षक के द्वारा बच्चों से किए जाते हैं। पाठ से संबंधित ये प्रश्न होते हैं और ये इस चीज़ को जांचने के लिए किए जाते हैं कि बच्चे ने जो कितना ज्ञान प्राप्त किया है इस पाठ से, उसको क्या क्या याद रहा है पढ़ाने के बाद। फिर है पाठोन्मुखीकरण, तो प्रश्नोत्तरों के माध्यम से तात्पर्य बोधन, यानी कि पाठोन्मुखीकरण का मतलब ये एक बोध प्रश्नों से संबंधित ही मान सकते हो आप। पाठ के उन्मुखीकरण के लिए, यानी बच्चे ने कितना पाठ से समझा है, कितना बोध उसने प्राप्त किया है, तो ये प्रश्नोत्तरों के माध्यम से ऐसा किया जाए तो उसको पाठोन्मुखीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट अपना मौन वाचन, ये होता है छात्रों के द्वारा व्याख्या के बाद, यानी कि कब किया जाता है मौन वाचन? आपका अध्यापक जब व्याख्या कर देता है पूरे पाठ की, तब वह बोलता है बच्चों को कि अब आप लोग मौन वाचन शुरू कीजिए, यानी कि पूरा पाठ पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर करवा दिए, उसके बाद टीचर बोलेगा कि अब इसको दोबारा से आप पाठ को पढ़िए बिल्कुल मंद आवाज़ में, यानी मौन वाचन वो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? मानसिक पठन या मौन वाचन द्वारा ही अर्थ ग्रहण व विचार विश्लेषण होता है। फिर नेक्स्ट अपना विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, क्लिष्ट भावों को स्पष्ट करने हेतु गद्य शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न व पाठ पढ़ाने के बाद करने चाहिए और ये अध्यापक द्वारा किए जाते हैं। क्लिष्ट भावों को स्पष्ट करने वाले प्रश्न इसमें होते हैं, तो ये इससे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न भी अपन इनको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करें तो सार कथनम, यानी अध्यापक कथनम, संक्षिप्त में पाठ का अध्यापन सार जो है अध्यापक द्वारा बताना। तो सार कथनम का क्या अर्थ है? संक्षिप्त में पाठ पढ़ाने के बाद संक्षिप्त में पाठ का सार क्या है ये बताना ही जो है वो सार कथनम या अध्यापक कथनम होता है, जो कि अध्यापक द्वारा बताया जाता है। नेक्स्ट अपना पुनरावर्ती प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न, तो छात्रों ने पाठ को कितना समझा इसको जानने हेतु अध्यापक द्वारा ये प्रश्न किए जाते हैं। पुनरावर्ती प्रश्न नाम से स्पष्ट है, मूल्यांकन प्रश्न के भी नाम से बिल्कुल स्पष्ट है कि बच्चों ने पाठ पढ़ने के बाद जो है उन्होंने कितना सीखा, इसका मूल्यांकन इसमें किया जाता है। और पूरे पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो पुनरावर्ती प्रश्न भी इनको बोला जा सकता है, जिससे पूरे पाठ का एक बार से रिवीजन या पुनरावर्ती हो जाती है। तो छात्रों ने पाठ को कितना समझा इसको जानने हेतु अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावर्ती प्रश्न पूछे जाते हैं और लास्ट में दिया जाता है गृह कार्य। तो ये दोस्तों आपकी गद्य शिक्षण की पाठ योजना, और इससे एक प्रश्न जो है एग्जाम में आने की संभावना रहती है। यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक समय गद्य शिक्षण में किस में लगता है? तो काठिन्य निवारण में लगता है। इसके लिए काठिन्य निवारण के लिए विधियाँ कौन सी हैं? तो अगर प्राथमिक स्तर के लिए विधि पूछे तो प्राथमिक स्तर के लिए दोस्तों आपकी विधि कौन सी होगी? उद्बोधन विधि होगी। और अगर उच्च स्तर के लिए पूछे तो प्रवचन या कथन विधि जो है वो आप आंसर लगाइएगा, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब दोस्तों ये काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो गद्य शिक्षण की थी, मैंने आपको बता दी। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गद्य शिक्षण की पाठ योजना में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो से अपन शुरू करेंगे पद्य पाठ योजना। पद्य पाठ योजना को भी दोस्तों मैं आपको इसी प्रकार से डिटेल से करवाऊँगा। पद्य पाठ क्या होता है और पद्य शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, पाठ योजना क्या है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। उसके बाद में रचना शिक्षण भी देखेंगे, नाटक शिक्षण भी देखेंगे, तो सबको डिटेल से पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।